हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के बारे में। मैंने इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पूरी गहराई से इन डिटेल बता दिए हैं। व्हाट इज़ द कोर डिफरेंसेस, व्हाट आर द कोर डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और उनके मेन गोल्स क्या हैं, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। और मार्क्सिज्म से ही डिराइव होकर, जैसा कार्ल मार्क्स एक सपना देखता है कम्युनिस्ट सोसाइटी का, तो कम्युनिज्म की झलक भी आपको उससे थोड़ी सी मिल गई होगी। अब हम दोस्तों इस हेडिंग को समझते हैं अभी तक, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर ही आज हमारा तीसरा लेक्चर है। लेकिन अभी तक हमने इस टर्म को अच्छे से डिकोड नहीं करा है कि व्हाट डू वी मीन बाय प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। मैंने आपको बताया था ना कि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सिर्फ एक हेडिंग नहीं है, इसका एक मतलब है। दिस इज अ थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की फिलॉसफी, थ्योरी और आइडियोलॉजी को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इस टर्म को समझो। कार्ल मार्क्स से पहले का सोशलिज्म कैसा था, उसका रंग रूप कैसा था, हमें उसको समझना है इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद हम अगले पॉइंट के अंदर कार्ल मार्क्स को और मार्क्सिज्म को समझेंगे। लेकिन अभी कार्ल मार्क्स से पहले सोशलिज्म का दुनिया के अंदर क्या अस्तित्व था, उसको समझना है। अब दोस्तों इसको आप ऐसी हवा में नहीं समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले कार्ल मार्क्स से पहले जो सोशलिज्म था, हमारे कोर्स में जनरली बात करी जाती है लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी के थिंकर्स के बारे में। लेकिन मैं एक स्टेप बियॉन्ड जाऊंगा इसके और आपको एक एक्स्ट्रा डिटेल समझाता हूं प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट के बारे में। तो हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से पहले प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थिंकर्स को, जो कि दुनिया में रहे हैं प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक जमाने तक। ठीक है, तो ये जो प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट हैं, इतिहास में किस किस को टैग दिया जाता है इसका, इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं। ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करवाने में मदद करेंगे अगर आप सिर्फ एक एक लाइन में इनको कोट कर दोगे। सबसे पहले तो हम इसको बाइफरकेट करेंगे अलग अलग वक्त और जमाने के अनुसार। हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एंशिएंट सोसाइटीज की। और एंशिएंट सोसाइटीज के संदर्भ में भी हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एक दुनिया के लेवल की और एक भारत के इतिहास की। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों, जो ये एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, हम यहां पर सभी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन ग्रीक फिलोसफर्स, उन एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहां पर, जो कि एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज के साथ। हालांकि ये टर्म इन्होंने एज सच सोशलिस्ट कभी यूज नहीं करा अपनी फिलोसफीज के अंदर, अपनी थ्योरीज के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं उससे एक हमें आइडिया लगता है कि आज के संदर्भ में, या फिर जब से लेट 18th और 19th सेंचुरी के अंदर जब ये पूरा प्रॉपर वर्ड आया था, SOCAILISM, सोशलिज्म, तो उस सोशलिज्म की जो फिलोसफी जिस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी, वो कहीं ना कहीं हमें इन एंशिएंट सोसाइटी के थिंकर्स के अंदर देखने को मिलती है, उनकी थ्योरीज, उनकी फिलोसफीज के अंदर। तो ये जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, स्पेशली दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझने चाहिए। एक प्लेटो और दूसरा पाइथागोरस, जिसने मैथ्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम दी थी, हम जिसको समझते हैं जैसे A² + B² = C²। ठीक है, ये थ्योरम इसी बंदे ने दी थी। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशलिज्म नाम कभी नहीं लिया इन्होंने अपनी थ्योरीज के अंदर, बट दे डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनल लिविंग एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप। कम्युनल लिविंग एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप, जिसको एक प्रीकर्सर माना जाता है, यानी कि
एक बेस माना जाता है कि जो लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर जो सोशलिज्म का आइडिया, सोशलिज्म की फिलोसफी और थ्योरी आई ना, तो प्लेटो और पाइथागोरस के द्वारा डिस्कस जो ये करा गया था कम्युनल लिविंग के कॉन्सेप्ट को और उसके साथ प्रॉपर्टी ओनर के कंसेप्ट को, ये दोनों ही कंसेप्ट एक प्रकार से प्रीकर्सर हैं टू सोशलिस्ट थॉट। हाँ, ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। पाइथागोरस भी शिष्य था सोक्रेटिस की क्लास में। ठीक है, अब हम इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं दोस्तों। मौर्यन एम्पायर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में शायद से आपको नोट्स में कभी मिल पाए कि सोशलिज्म का जो आइडिया है उसका बेस भारत के प्राचीन इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मौर्यन एम्पायर। ये लाइन आपको शायद से ही दुनिया के किसी नोट्स में मिल पाए विद रिस्पेक्ट टू PSIR ऑप्शनल प्रिपरेशन। तो मौर्यन एम्पायर के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से शुरू हो गया था, बिंदुसार तक थोड़ा सा गया, लेकिन एपेक्स पॉइंट पर यह कॉन्सेप्ट पहुंचा अशोका के टेन्योर में, और वो कॉन्सेप्ट था सेंट्रलाइज्ड लैंड ओनरशिप का, जिसके बारे में तमिलनाडु की बुक, पूनम दलाल दहिया की बुक और उपेंद्र सिंह की बुक भी बात करती है। इसके अलावा देयर वॉज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद मौर्यन एम्पायर अंडर अशोकन रिजीम, वो था प्रोविजन ऑफ, एक तो सेंट्रलाइज्ड लैंड ओनरशिप था और दूसरा था प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेस टू लेबरिंग क्लास। और आपको पता है ना, अशोका धर्म को अडॉप्ट करने के बाद लेबर्स वगैरह का वेलफेयर और वर्कर्स की वेलफेयर की बात करता था, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बोली जा रही है यहाँ पर, प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज टू लेबरिंग क्लास। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो चीज़ हमने कहीं पढ़ी है पूनम दलाल दहिया के अंदर या मौर्यन एम्पायर के अंदर। ये आपने पढ़ रखी है, यहाँ पर बस प्रॉपर तरीके से PSIR के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको इसके नाम बताए जा रहे हैं अंग्रेजी के अंदर, लेकिन ये सब कुछ अशोका की धम्म की पॉलिसीज के साथ जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंगा वॉर के बाद, तब उसने अपने प्रशासन में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जिस चेंजेस को इंट्रोड्यूस करा था उसको यहाँ पर अंग्रेजी अनुवाद उसका बताया जा रहा है आपको। इसकी झलक किसी न किसी फॉर्म में, या एग्जैक्टली वर्ड्स के साथ नहीं, लेकिन इसके मीनिंग्स आप समझ चुके हो जब आपने जनरल स्टडीज की क्लासेस के अंदर मेरे साथ मौर्यन एम्पायर को कंप्लीट करा था। तो सेंट्रलाइज्ड लैंड ओनरशिप की एक तो बात हुई थी मौर्यन एम्पायर के अंदर, एंड मौर्यन एम्पायर ऑल्सो हैड द प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेस टू लेबरिंग क्लास। ठीक है, इसको पॉलिटिकल थिंकर्स बोलते हैं कि मौर्यन एम्पायर के अंदर ये जो दो चीजें फॉलो होती थी, अशोका, बिंदुसार, उसके पापा और उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, और उसकी नींव रखने वाला पर्सन चाणक्य। चाणक्य को अगर हम एक मिनट के लिए साइड हटाते हैं, अगर हम इन तीनों रूलर्स की बात करें मौर्यन एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो हम इनको क्या बोलते हैं वैसे? मोनार्की। लेकिन जब से ये दो चीजें मौर्यन एम्पायर के अंदर देखी गई थी, तो ये मोनार्की पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं जो स्टडी करते हैं भारत के इतिहास को, कि इट वॉज अ सोशलाइज्ड मोनार्की, या फिर यही है वो रेडिकल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, मयूर, जिसके बारे में हमने बात करी थी, स्टेट सोशलिज्म इसी को कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है मौर्यन एम्पायर के बारे में कि आप ये सोचो कि स्टेट सोशलिज्म वॉज ओनली विटनेस इन मौर्यन एम्पायर, लेकिन इस तरीके के राजा और रानियों की रूल की छत्र छाया के अंदर अगर आपको ये वाली बातें दिख रही हैं कि राजा रानी और उनके दरबार के अंदर सेंट्रलाइज लैंड ओनरशिप की बात हो रही है, कोई भी कंट्री के वो राजा रानी हो, या फिर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज के लेबरिंग क्लास, वर्कर क्लास का भी फायदा हो, उनका शोषण ना हो। अब क्योंकि ये वाली बात भारत के इतिहास के पन्नों में, प्राचीन भारत के इतिहास के पन्नों में सबसे पहले मौर्यन एम्पायर के अंदर ही देखी गई, इसलिए हम मौर्यन एम्पायर को यहाँ पर स्टेट सोशलिज्म कह रहे हैं। और एक बात को हम क्योंकि यहाँ पर नकार नहीं सकते हैं,
कि जैसा भी रूल था अशोका का कलिंगा युद्ध से पहले या कलिंगा युद्ध के बाद या उसके पापा का उसके दादाजी का, वो मोनार्किकल रूल ही था, लेकिन सोशलिज्म के एलिमेंट के आने के बाद उसको सोशलाइज मोनार्की कहा जाता है या फिर स्टेट सोशलिज्म कहा जाता है। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। तो ये है रूट प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट का। लेकिन प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट का जो रूट अभी हमने जाना, ये तो दुनिया के प्राचीन इतिहास के साथ जो जुड़ा हुआ है, एंशियंट टाइम के साथ जो जुड़ा हुआ है। ग्रीस के अंदर एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स प्लेटो एंड पाइथागोरस के साथ जुड़ा हुआ है। एंशियंट इंडिया के अंदर मौर्यन एम्पायर एंड पर्टिकुलरली अशोकन रूल के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट कहां कहां इमर्ज हुए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि एंशियंट टाइम के बाद कहां। तो प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट की कैटेगरी में लास्ट लेक्चर जब मैंने वाइंड अप करा था तो मैंने आपको एक कैटेगरी बताई थी, और वो कैटेगरी थी यूटोपियन सोशलिस्ट की। यूटोपियन सोशलिस्ट की। और मैंने आपको क्लियरली ये बता दिया था कि यहां पर जो आपको 3 थिंकर्स के नाम बताए जा रहे हैं, ठीक है, ये जो आपके प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट के टॉपिक के अंदर आपको यहां पर जो ये 3 थिंकर्स के नाम बताए जा रहे हैं, चार्ल्स फॉरियर, सेंट साइमन एंड रॉबर्ट ओवेन, इनको यूटोपियन सोशलिस्ट समझा जाता है। इनको दर्जा दिया जाता है यूटोपियन सोशलिस्ट का। अब यूटोपियन कोई भी चीज किसके साथ एसोसिएटेड होती है? एक ड्रीम लाइक सिचुएशन, राइट, आइडियलिज्म। तो याद रखना, जो भी 19th सेंचुरी के जो सोशलिस्ट थे, 19th सेंचुरी के जो थिंकर्स थे जो कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के बारे में बात करते थे, वो हमेशा एक आइडियल कैसी होनी चाहिए सोसाइटी और सेल्फ गवर्निंग वो थी, वो रियलिटी नहीं थी, लेकिन इनका ये मानना था कि एक आइडियल और सेल्फ गवर्निंग जो कम्युनिटीज हैं, जो सोसाइटीज हैं, वो एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव के तौर पर सर्व कर सकती हैं। दिस कैन सर्व एज वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स किसके खिलाफ? कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ, कि उसके सामने ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। और इन्हीं यूटोपियन थिंकर्स ने सोशल रिफॉर्म्स का आइडिया प्रपोज करा था कि समाज में अगर कोई भी व्यवस्था अगर खराब है तो देयर शुड बी रिफॉर्म्स, और वो रिफॉर्म्स कितने सही जा रहे हैं कितने बुरे जा रहे हैं, उसके साथ साथ हम जब उन सोशल रिफॉर्म्स को लेकर आएंगे तो हमें कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट्स को भी अपनाना चाहिए। और ये सोशल रिफॉर्म्स और सोशल एक्सपेरिमेंट्स कहां पर आएंगे? जहां पर एक कम्युनिटीज को मिलकर आपस में रहना है, जिसको नाम दिया गया कम्युनल लिविंग का। और कम्युनल लिविंग एक ऐसी सोसाइटी होगी जहां पर किसी का भी शोषण नहीं होगा, अमीर और गरीब का फर्क नहीं होगा, और सबको एक मौका मिलेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, और इससे डिराइव्ड बेनिफिट सब में इक्वल लेवल पर बांटे जाएंगे, अमीर और गरीब के फर्क को मिटाते हुए। और इसी कम्युनल लिविंग के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में जानेंगे आगे चलकर अपनी क्लासेस में। तो इन आइडियल्स को अगर अचीव करना है, आइडियल एंड सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज को, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर या इसको हटाते हुए हमें सोशल रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, ये देखने के लिए कि जो सोशल रिफॉर्म्स जो इंप्लीमेंट करे गए हैं, जो आ रहे हैं, वो सही भी है कि नहीं है, क्या वो कम्युनल लिविंग के आइडिया को फॉस्टर करते हैं, प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये बात करते थे ये यूटोपियन सोशलिस्ट। अब इसके अलावा एक कैटेगरी और आती है जो कि ऐसा आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन अब सिलेबस के अंदर तो ऐसे सोक्रेटिस भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी प्लेटो को पढ़ने के लिए उसको तो पढ़ना ही पड़ता है ना, सोक्रेटिस को हमें। तो
हम बेसिकली यहाँ पर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे अगेन, जिसके बारे में शायद से आपको कुछ इंस्टीट्यूट के नोट्स में इंफॉर्मेशन मिले, किसी में ना मिले, लेकिन मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा यहाँ पर। रिकार्डियन सोशलिस्ट, इसके बारे में जनरली कोई बात नहीं करता, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको ऐसी चीजें लिखनी चाहिए। रिकार्डियन सोशलिस्ट, रिकार्डियन सोशलिस्ट दोस्तों वो सोशलिस्ट थिंकर्स की कैटेगरी थी जो कि एसोसिएटेड थे विद अ पर्सन नोन एज डेविड रिकार्डो। तो जो उसको मानने वाले जो लोग थे ना, वो थे, मतलब जो डेविड रिकार्डो के बताए हुए सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते थे, उसको मानते थे, उसकी आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को एसोसिएट करते थे, उन सोशलिस्ट थिंकर्स को हम लोग कहते हैं रिकार्डियन सोशलिस्ट। रिकार्डियन सोशलिस्ट की 4 बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जाननी चाहिए। नंबर 1, एक तो दे आर्ग्यूड फॉर लेबर बेस्ड वैल्यू थ्योरी। इकोनॉमी के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू क्रिएट होती है तो लेबरर्स और वर्किंग क्लास जो लोग होते हैं वो उस चीज का अहम पिलर होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए और इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ को, जीडीपी को जनरेट करने के लिए। तो लेबर को ध्यान में रखते हुए ही हमें सारी चीजें करनी चाहिए। लेबर को, वर्किंग क्लास को हमें नकारना नहीं चाहिए, धुतकारना नहीं चाहिए, साइडलाइन नहीं करना चाहिए। इस चीज के ऊपर इनका फोकस था रिकार्डियन सोशलिस्ट का, और ये सबसे पहला आइडिया डेविड रिकार्डो का था। उसके बाद दे क्वेश्चन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दे क्वेश्चन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट के हाथ में सारे रिसोर्सेज नहीं रहने चाहिए, सारी इकोनॉमी की कमान उनके हाथ में नहीं रहनी चाहिए। इस चीज के ऊपर भी इन्होंने सवालिया चिन्ह लगाया। उसके अलावा दे एडवोकेटेड, दे प्रमोटेड सोशलिस्ट अप्रोच। किस चीज को एड्रेस करने के लिए इन्होंने सोशलिस्ट अप्रोच जो अपनी दी, किस चीज को एड्रेस करने के लिए? बेसिकली लेबर जो एक्सप्लॉइट करे जाते हैं उन लेबरर्स को बचाने के लिए दे एडवोकेटेड सोशलिस्ट अप्रोच। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो आइडिया है, जो कि एक यूनिक पॉइंट बन सकता है, ये 3 पॉइंट तो आपको सुन के लगा होगा जनरल पॉइंट है, आपको बस पता लग गया तो आपको एग्जाम के अंदर याद भी आ जाएगा, लेकिन एक इनका कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वाउचर्स। जैसे जब आपको कोई वाउचर मिलता है ना, आप डिस्काउंट वगैरह यूज करते हो, मॉल वगैरह पे जाकर शॉपिंग करते हो, उसको इन्होंने लेबर वाउचर्स या लेबर क्रेडिट्स बोला, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। तो इन्होंने बोला कि वर्कर जब भी कोई काम करते हैं उनके वर्क की, उनके उस काम की हमें तारीफ करनी चाहिए, हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है। जो इवन कैपिटलिस्ट हैं जो अय्याशी कर करके इतनी लग्जूरियस लाइफ बिता रहे हैं, सारी उनकी जो जिंदगी है वो वर्करों के खून पसीने के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दे टॉक्ड अबाउट लेबर वाउचर्स या क्रेडिट्स, कि लेबर्स के लिए पॉलिसीज आनी चाहिए, हमें उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, मिनिमम वर्किंग आवर्स वगैरह ये सब डिसाइड करने चाहिए। जो सत्ता चला रहे हैं देश की, उन लोगों को, वर्कर्स का ख्याल रखना चाहिए कुल मिलाकर। तो लेबर वाउचर्स एंड क्रेडिट्स की इन्होंने बात करी लेबर्स के लिए एज अ फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर देयर वर्क। ये उनके लिए एक प्रकार से कॉम्पनसेशन बनेगा उनके काम के लिए, एक रिवॉर्ड होगा उनके लिए। दिस विल बी अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर देयर। तो ये दोस्तों मैंने अभी तक आपको पूरी टाइमलाइन समझा दी है कि प्री मार्क्सिस्ट जो सोशलिस्ट हैं उनकी कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। एक तो हमने एंशिएंट सोसाइटीज की बात करी विद रिस्पेक्ट टू ग्रीस,
about Plato and Pythagoras, with respect to India about Mauryan Empire and Ashoka particularly, with respect to 19th century यूटोपियन सोशलिस्ट एंड रिकार्डियन सोशलिस्ट, जो कि डेविड रिकार्डो की थिंकिंग से मैच करते थे. ठीक है, अब हम दोस्तों इस आइडिया के बारे में बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस आइडिया, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो देखो, ये जो प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये एक सोशलिस्ट थॉट है. ये एक सोशलिस्ट थॉट है जो कि एग्जिस्ट करता था किससे पहले? दो बंदों के नाम यहां पर इंपॉर्टेंट है. ये कैसी विचारधारा है जो कि एग्जिस्ट करती थी दुनिया में बिफोर द विचारधारा ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रीडरिक एंगल्स. कार्ल मार्क्स एंड फ्रीडरिक एंगल्स से पहले जो विचारधारा थी सोशलिज्म की, वो जो एग्जिस्ट करती थी उसको हम कहते हैं प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की थ्योरी या सोशलिस्ट थॉट. अब ये जो प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की जो थ्योरी है, पर्टिकुलरली एंशिएंट टाइम के बारे में मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, लाइक एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट इंडिया, लेकिन पर्टिकुलरली इसका जो आरंभ है ना, इसकी इमर्जेंस इज एसोसिएटेड विद लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी. और यहीं पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, जर्नली इसको सभी के सभी पॉलिटिकल फिलोसफर्स आइडियलिज्म वाले सोशलिस्ट थिंकर्स के साथ ही एसोसिएट करते हैं. पर्टिकुलरली दीज थ्री नेम्स. ये आपको याद करने पड़ेंगे एग्जैक्ट नाम: चार्ल्स फॉरियर, सेंट साइमन एंड रॉबर्ट ओवेन. इनके साथ एसोसिएटेड ये जो सोशलिज्म का थॉट इमर्ज हुआ इन द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी, ये एक प्रकार से यूटोपियन सोशलिस्ट जो है ना, उसी के साथ ये प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को एसोसिएट करा जाता है. इन थिंकर्स ने किसकी बात करी? दे टॉक्ड अबाउट थ्री थिंग्स मेनली. क्या है वो तीन अहम चीजें? एक तो दे टॉक्ड अबाउट, यानी कि पूरी की पूरी प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की विचारधारा के अंदर कोई भी जो पॉलिटिकल फिलोसफर और थिंकर रहे हैं, वो जनरली तीन पहलुओं के बारे में, तीन पिलर्स के बारे में बात करते थे. एक तो कलेक्टिव ओनरशिप, जो कि सब में आपको कॉमन दिखता है. ठीक है. दूसरा वर्कर एम्पावरमेंट, और तीसरा दे टॉक्ड अबाउट प्लैन्ड इकोनॉमीज, जिसकी कमांडिंग हाइट्स ऑफ कंट्रोलिंग द इकोनॉमी विल लाई विद द स्टेट, और उसमें एक अहम भूमिका होनी चाहिए वर्कर्स की. और इन्हीं वर्कर्स और जो पूंजीवादी व्यक्ति हैं, इनके टसल को जब हम समझते हैं थ्रू द लेंस ऑफ कार्ल मार्क्स एंड हिज थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म, तब हम ये वर्कर और कैपिटलिस्ट क्लास का ये जो नाम है ना, इसको चेंज कर देते हैं. बोर्जुआजी की डोमिनेंस, यानी कि जो पूंजीवादी व्यक्ति हैं उनके हाथ में है इकोनॉमी की कमान, और इकोनॉमिक क्लास जो कि बेचारा पिसता रहता है, जिसकी खून पैसे की कमाई की वजह से ये कैपिटलिस्ट बोर्जुआजी क्लास मजे करते हैं, वो है प्लोरिटेरिएट. कार्ल मार्क्स बस इसी को एक नया रूप देगा, और आगे चलकर हम ये सीखेंगे कि वो उसकी विचारधारा को, जब हम अभी तक बोल रहे थे ना अपने लेक्चर्स में कि एक क्रांतिवादी विचारधारा है उसकी, रेवोल्यूशन की वो बात करता है, उसकी बातें सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है. तो आप आज के लेक्चर से ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि अगर हम इन प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट को एक यूटोपियन
या आइडियलिज्म की राह पर चलने वाले सोशलिस्ट थिंकर्स मान रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स और उसकी जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो कैसे अलग है उन चीज़ों से, क्योंकि आगे चलकर आप सीखोगे, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। इसने बेसिकली डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को देते हुए ना प्रॉपर तरीके से क्रिटिसाइज करा था डायलेक्टिक आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को, और इसने बोला था कि आइडियोलॉजी ना एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, एंड दिस आइडियोलॉजी और विचारधारा इस नेसेसिटी क्रांति लाने के लिए, सिर्फ किताबों में पन्नों पे लिखने के लिए नहीं। और इसको हम रेवोल्यूशनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ये ना कोई भी चीज़ जो कार्ल मार्क्स बात करता था कि जो चीज़ सोसाइटी में अचीव होनी चाहिए उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक 90%, 85%, 99%। ही बिलीव्ड एवरीथिंग, एवरी गोल शुड बी अचीव्ड इन अ 100% मैनर, इन अ टोटो मैनर। टोटो होता है 100%। तो ये बात करता है क्वालिटी, अगर क्वालिटी नहीं, सॉरी, इक्वालिटी होना चाहिए यहाँ पर। इक्वालिटी एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड जस्टिस भी एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो उस एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट इक्वालिटी और एब्सोल्यूट जस्टिस को अचीव करने के लिए ये बात करता है वर्करों को सड़कों पर आना चाहिए, प्रोलेटेरिएट को उतरना चाहिए अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर, और बोर्जुआजी क्लास को हटा देना चाहिए सत्ता से। अब ये ऐसा ना बंदूकें, तोपे, तलवार उठाने की बात नहीं करता, लेकिन आप भी जानते हो कि कार्ल मार्क्स अगर ये नहीं भी बोल रहा है कि बंदूकें, तोपे, तलवारें उठाओ, शांति से तो कोई उनको समाज का ढांचा, अर्थव्यवस्था का ढांचा तो चेंज करने नहीं देगा, प्रोलेटेरिएट सेक्शन को। बोर्जुआजी रिवोल्ट तो करेंगे ही। और जब नाम ही हम ये दे रहे हैं क्रांति, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कभी क्या पीसफुल होता है? सड़कों पर उतरने वाला विचारधारा का रेवोल्यूशन तो चलो फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ बात कही, मैं उससे एग्री नहीं करता, मैंने आपको क्रिटिसाइज कर दिया तो मैं आपका क्रिटिक बन गया, लेकिन वो तो सिर्फ एक रिटन फॉर्म में हुआ ना, या फिर आपके और मेरे बीच में जो वार्तालाप हो रही है उसकी फॉर्म में हुआ। कार्ल मार्क्स सड़कों पर उतरने वाली क्रांति के बारे में बात करता था, क्योंकि वो कहता था कि आइडियोलॉजी ना, किताबी ज्ञान जो है, आपके मन के अंदर जो थिंकिंग है वो बेकार है, उससे कुछ नहीं होने वाला, ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, लेकिन इट इज नेसेसिटी, इट इज अ नेसेसरी एलिमेंट फॉर रेवोल्यूशन। क्योंकि जब तक जिन लोगों का शोषण हो रहा है उनके मानसिक रूप से हम उनके अंदर ये चीज ठूसेंगे नहीं भर भर कर। विचारधारा एक ऐसा इंजेक्शन है, कार्ल मार्क्स बोलेगा, जिसको हम जब तक लगाएंगे नहीं लोगों के दिलो दिमाग के अंदर, तब तक उनके अंदर वो अपने अधिकारों की, अपने हक की आवाज को उठाने के लिए एक बुलंदी नहीं आएगी उनके दिलो दिमाग के अंदर। दे विल नॉट बी एबल टू गार्नर इनफ करेज एंड विल पावर to stand against the injustice and exploitation which is being imposed on them through the bourgeoisie classes। तो इसलिए आप समझोगे आगे वाले लेक्चर्स के अंदर कि बोर्जुआजी से किस प्रकार से नफरत करता था और उसने प्रोलेटेरिएट को, इकोनॉमिक क्लास को, वर्कर्स को अपना अधिकार दिलवाने के लिए किस प्रकार की क्रांति की बात करी थी, और जिसके लिए ये लोगों को बताने के लिए अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मैगजीन्स वगैरह भी छापता था, और इसको अपनी विचारधारा की वजह से अपने जीवन काल में एक बारी देश निकाला भी दे दिया गया था। फिर इसने दूसरे देश में जाकर अपनी ये जो विचारधारा की जो मुहिम है फिर इसको चलाई। तो इन सब चीज़ों के बारे में विद रिस्पेक्ट टू कार्ल मार्क्स हम डिटेल में बात करेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।